हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल का एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। देखिए गाइज, हम आरपीएफ की लेटेस्ट वीडियो आपको दे उससे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है ये कवर करवाना चाहते हैं। अब ये हम पहले कवर कर लेंगे तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक तरह से कि किस टाइप का आपका पेपर आता है। जो लोग पहले से इसके बारे में पता है उनको तो पता ही है, जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाएगा। और आप लोग पहले से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार और जो पैटर्न है वो समझने में हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके का पेपर आता है और कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, ताकि उसी तरीके से आप क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर पाओ। क्लियर है? तो हम 2-4 वीडियो प्रीवियस ईयर के ऊपर देंगे आपको, उसके बाद में हम अच्छे से तैयारी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये जो पेपर है ये 17 जनवरी 2019 को कंडक्ट किया गया था आरपीएफ कांस्टेबल का, और फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चंस हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके जीके के लेकर आए हम। इसमें आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका जो पैटर्न है किस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इस वीडियो को आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको लगातार यहाँ पर वीडियोस मिलने वाली हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? इनमें 4 अलग अलग ऑप्शंस आपको मिले हैं, एके, एफआई, एआईकेएफ, फीफा और बीसीसीआई। तो बीसीसीआई तो आपको पता ही है, फीफा आपको पता ही फुटबॉल के लिए है, बीसीसीआई क्रिकेट के लिए है। एके, एफआई और एआईकेएफ है, केएफ, इन दोनों में आपको कंफ्यूज है फर्स्ट और सेकंड में। क्लियर है? तो आपको यहां पर पता होना चाहिए एकेएफआई। यहां पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एकेएफआई ये जो है ये कबड्डी खेल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। एकेएफआई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। कबड्डी खेल से ये रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अब जो कबड्डी खेल है इससे संबंधित नियामक संस्था है ये एकेएफआई। इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और जो इसका मुख्यालय है ये राजस्थान के राज्य के जयपुर में है। जयपुर राजस्थान में इसका मुख्यालय है। फीफा का जो संबंध है ये फुटबॉल से है, ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। बीसीसीआई का जो संबंध है ये क्रिकेट से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 में, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1885। डेट भी आप याद रखिएगा, 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और इसके संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा और भी सदस्य थे, तो इन सभी सदस्य जो थे इसमें शामिल थे इसकी स्थापना के टाइम पर। तो याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी, इन दोनों को ज्यादातर आपके एग्जाम में बनता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनता है कि इसके संस्थापक कौन है कांग्रेस के, तो ए.ओ. ह्यूम का नाम आता है। आपको कभी भी एग्जाम में मिलेगा तो आपको यही क्लिक करना है। क्लियर है? व्योमेश चंद्र बनर्जी एक और नाम आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है ये प्रथम अधिवेशन जो थे उसके अध्यक्ष चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के या प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका नाम भी याद रखिएगा। कांग्रेस के पहले सत्र के सभी जो प्रांत थे इसके 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। किसने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हर एक चीज हम डिटेल में आपको बताते हैं ताकि जो भी क्वेश्चंस बने वो एग्जैक्ट आपके लिख कर पाए, और आपको डिटेल में पता रहेगा तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन आपका बनेगा आप बना लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक अखंड है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए। तो एक आणविक अखंड कौन सा है इनमें से? तो आर्गन हो जाएगा। आर्गन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका। आर्गन क्या है? एक रासायनिक तत्व है और इसका प्रतीक जो होता है ये AR होता है, ध्यान रखिएगा। और परमाणु संख्या कितनी है इसकी? तो 18 परमाणु इसकी संख्या है। आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, ध्यान रखिएगा। ये किस प्रकार की गैस है? तो ये एक निष्क्रिय गैस है और आणविक रूप से अखंड ये बेसिकली मानी जाती है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। ये एक आणविक अखंड है, यानी आणविक रूप से ये अखंड गैस मानी जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में आपको बताइए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद में आर्गन जो है ये कितने प्रतिशत है? तो ये 0.93% के समथिंग देखने को मिलती है। तीसरी सबसे अधिक मात्रा में ये गैस है आर्गन गैस। सबसे अधिक जो गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में ये है नाइट्रोजन गैस, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन गैस, तीसरे नंबर पर आर्गन है 0.93। याद रखिएगा, हम इसीलिए आपको डिटेल में बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? इनमें से 10 डिग्री जो क्रीक है, 10 डिग्री क्रीक, आप याद रखिएगा 10 डिग्री क्रीक ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। 10 डिग्री चैनल भी बेसिकली इसको कहा जाता है। 10 डिग्री चैनल या जल संधि जो है ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है इसमें छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार जो द्वीप है इससे अलग करने वाली एक जल संधि बेसिकली ये है 10 डिग्री क्रीक या जल 10 डिग्री चैनल।
8 डिग्री जो चैनल है इसके बारे में भी हम आपको बता दें, 8 बिंदु वे जो है 8 डिग्री चैनल, तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, क्लियर है। और जबकि भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो ये करता है पाक जलडमरू मध्य, इसके द्वारा अलग होता है। तो ये भारत और श्रीलंका वाला जो है ये आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बनता है, पाक जलडमरू जो मध्य है ये आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। बाकी 10 डिग्री अंडमान निकोबार और 8 जो डिग्री है ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो इन तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्षय रोग और टीबी रोग किसके कारण होता है, तो क्षय रोग और जो टीबी रोग होता है ये होता है बैक्टीरियल के कारण, बैक्टीरिया या बैक्टीरियल, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्षय रोग या टीबी रोग ये एक गंभीर बेसिकली संक्रमक और बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, और ये बेसिकली कहां पर होता है, फेफड़ों को प्रभावित ये करती है, फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि क्षय रोग और टीबी रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है ये प्रभावित होता है, तो फेफड़े जो है इससे प्रभावित होते हैं। और बेसिकली यहाँ पर इसको एक और नाम से जानता है, इसका जो कारण है ये क्या है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है इसका जो मुख्य कारण होता है ये, और ये होता है संक्रमित जो व्यक्ति होता है इसके खांसने और छींकने से फैलता है ये, क्लियर है। एक और चीज आप याद रखिएगा कि क्षय रोग और टीबी रोग ये जो होता है ये किससे होता है, तो ये बेसिकली आपको संक्रमक खांसने और छींकने से फैलता है ये, क्लियर है। गंभीर संक्रमक और बैक्टीरिया से होने वाली एक बीमारी है, फेफड़े को ये प्रभावित करती है। हमने सारी डिटेल आपको इसमें बता दी है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति शामिल हो रही है, बढ़ता है या कोई परिणाम नहीं, संघर्ष है। तो ये संघर्ष आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। संघर्ष के कारण, माफ कीजिएगा, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति जो होती है घर्षण है, उसको बेसिकली फ्रैक्शन या घर्षण बोला जाता है। तो यही आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की जो सापेक्ष गति होती है वो संघर्ष करती है या संघर्ष, गति संघर्ष है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। घर्षण क्या होता है, तो ये एक बेसिकली बल होता है जो दो तलों के बीच सापेक्ष जो स्पर्शी गति होती है उसको विरोध करता है। और घर्षण भी दो प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा, स्थितिज घर्षण और गतिज घर्षण, तो दो प्रकार के जो होते हैं घर्षण या फ्रिक्शन होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील या कोलरू झील रिक्तिस्तान के त्रिकोण में पाई जाती हैं। तो कोलेरू जो झील है ये कहाँ पर पाई जाती है, कोलेरू झील पाई जाती है महानदी, माफ कीजिएगा, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के त्रिकोण में ये पाई जाती है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोलेरू या फिर कोल्लेरू भी इसको कहा जाता है इस झील को। और भारत के किस राज्य में है ये, तो आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जो जिला है इसमें मीठे पानी की एक झील है, कोलेरू झील के नाम से इसको जानता है। गोदावरी और कृष्णा नदी के त्रिकोण पर ये बेसिकली बसी हुई है। ये जो झील है चिल्का झील और पुलिकट झील की तरह लेगून झील मानी जाती हैं। इसे 1999 में भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक वन्य अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। और 2002 में इसको अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन के तहत इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में जो है नामित किया गया। तो ये स्पेशली फैक्ट है जो हमने आपको बताए हैं, आप याद रखिएगा। गोदावरी और कृष्णा के त्रिकोण में ये स्थित है कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश के जो कृष्णा जिला है कृष्णा, इसमें यहाँ पर मीठे पानी की एक झील है कोलेरू झील। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। लोकसभा में टोटल 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये भारत के किस अनुच्छेद के तहत बेसिकली मेंशन है, तो ये भारतीय संविधान का जो 331 अनुच्छेद 331 है, आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय से नियुक्त कर सकते हैं। परंतु 104वां जो संशोधन किया गया 2019 के तहत में, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियंस के लिए सीटों का आरक्षण को समाप्त बेसिकली कर दिया गया। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए सीटों का जो आरक्षण है अगले 10 साल तक बेसिकली यह बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों सदन संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हाल देश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 10 दिन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, यदि किसी व्यक्ति को दोनों संसद भवन के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को घर से वांछित हाल 10 दिन के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यानी कि आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था। कोशिका के नाभिक का जो आविष्कार किया था ये किसने किया था, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है। रॉबर्ट ब्राउन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, रॉबर्ट ब्राउन आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिका के नाभिक की जो खोज की थी ये एक वनस्पति शास्त्री थे, स्कॉटिश वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट क्राउन इनका नाम है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी कोशिका के नाभिक की।
और इसका बेसिकली आविष्कार वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन बने कि खोज और आविष्कार दोनों एक ही चीजें हैं तो आपको अगर कंफ्यूज करके भी पूछा जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और रॉबर्ट जो हुक है इनका नाम भी आता है, तो इन्होंने 1665 में, आपको पता होगा 1665 में कोशिका, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ये भी आपको, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक इनका नाम है, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक का आपको बता दिया, इन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट की खोज की थी, और रॉबर्ट ब्राउन ने नाभिक की खोज की थी। इन चारों के बारे में आपको पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ सिंह कहाँ है? अशोक स्तंभ जो सिंह है ये देखने को मिलता है सारनाथ में, सारनाथ यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका यहां से हो जाएगा। अशोक स्तंभ जो है ये वाराणसी में देखने को मिलता है, ये जो सारनाथ है ये वाराणसी में है, वाराणसी यूपी में, वाराणसी यूपी याद रखिएगा। तो यहाँ पर स्थित है। अशोक जो स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। और कब करवाया था? लगभग 250 ईसा पूर्व इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। क्लियर है? इसमें 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं, आपको देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा भारत सरकार का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ भी यहाँ पर है। और ये जो चक्र है ये धर्म चक्र का बेसिकली प्रतीक माना जाता है, ये धर्म चक्र का जो है प्रतीक माना जाता है। तो सारनाथ अशोक सिंह जो स्तंभ है ये सारनाथ में है, वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया गया फाइबर है? तो ये कौन सा फाइबर होता है? ये फाइबर होता है रेयन। रेयन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो पदक जीता इसका नाम है रजत पदक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए रियो पैरा ओलंपिक 2016 में हुए थे, पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक विजेता दीपा मलिक ने इसमें रजत पदक जीता। क्लियर है? तो 2016 में ये हुआ, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। दीपा मलिक जो है ये किस खेल से रिलेटेड है? शॉर्ट पुट और जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी और मोटर रेसलिंग जो है इनसे ये जुड़ी हुई है। तो ये आप याद रखिएगा किस खेल से जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ ये एक दिव्यांग खिलाड़ी भी है, ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? क्वेश्चन ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका संबंध हरियाणा से है, हरियाणा से, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में भी कहाँ से है? पानीपत से। तो यहां से आप इतना याद इनके बारे में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय मंदिरों में के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को, अभी हाल ही में ये एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन बना था आपका। क्लियर है? दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुर के नाम से जाना जाता है। गोपुर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है इसको गोपुरम या गोपुर, तो यहाँ पर गोपुर मिला है, गोपुरम होता तो वो भी करेक्ट आंसर आपका रहता, ये गोपुर फिर आपको नहीं मिलता। तो गोपुरम कहा जाता है, गोपुरम या गोपुर दोनों के नामों से इसको जाना जाता है। अब ये गोपुर क्या है? तो ये एक स्मारक अट्टालिका होती है और ये जो है शिल्प से सज्जित होती है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की जो मंदिर द्वार है इसमें ये बेसिकली खास करके देखने को ये मिलती है ना। और ये हिंदू जो मंदिर होते हैं इसमें स्थापत्य जो कला होती है इसका प्रमुख अंग ये माना जाता है गोपुर या गोपुरम। और ये किरीट जो कला होता है इससे शोभायामन होता है। तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भविष्य की सीढ़ियों की जरूरत को पूरा करने की क्षमता को धक्का दिए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, इस वाक्य को क्या समझाता है? कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा सतत विकास, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा आपका। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से है कि सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आपको मिला है। तो करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा कोई इकाई, कोई इकाई, कोई इकाई, यानी कि आपका जो सापेक्ष यहां से आपको नहीं भी लगाना है, इसके आगे नहीं भी लगाना है, कोई इकाई नहीं। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो कोई इकाई नहीं। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण किया था? तो अलाई जो दरवाजा था इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई और अला, तो यहां से आप आसानी से मिला सकते हैं, नाम ट्रिक से याद रखना चाहे तो अला और अलाउद्दीन, अलाई से अला, अला आगे का देख लीजिएगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा बाकी आपको। तो आप याद रखिएगा अलाई का जब भी नाम आए अलाउद्दीन खिलजी है आपको पकड़ लेना है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है इनके द्वारा अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया गया था। और इसे खिलजी ने कब बनवाया था? तो इसे बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने करीबन 1311 ईस्वी के लगभग,
1311 ईस्वी में। और ये खासकर ये बात ये रहेगी कि ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में, खिलजी जो वंश था इसके दूसरे शासक थे। और खिलजी वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ध्यान रखिएगा 1290 से लेकर 1320 तक ये इसका शासन चला था खिलजी वंश का। दूसरे नंबर पर के शासक थे ये अलाउद्दीन खिलजी, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ का नमक, है ना, बर्फ का नमक डैश होता है। तो बर्फ का जो नमक होता है ये क्या होता है, 273.15 केल्विन ये बेसिकली होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपका जो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बर्फ का जो गलनांक होता है या नमक, उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं। तो बर्फ का जो नमक, यहाँ पर जो वर्ड है ये गलनांक आप कर लीजिएगा, मिस्टेक हो सकती है थोड़ी बहुत। तो बर्फ का जो गलनांक होता है कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। गलनांक क्या होता है, तो ये पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि गलनांक क्या होता है। गलनांक वो चीज होती है, वह तापमान होता है जिस पर एक पदार्थ अपनी जो अवस्था होती है उसको ठोस द्रव में बदल देता है। तापमान एक वह तापमान होता है जिस पर पदार्थ अपनी अवस्था को ठोस द्रव में बदल देता है, जैसे कि बर्फ के लिए 0 डिग्री तापमान होता है ना। वहीं केल्विन में यह जो होता है ये 273 केल्विन होता है। 273 केल्विन, केल्विन तापमान की एसआई इकाई बेसिकली मानी जाती है। तो यहाँ पर आपसे जब भी पूछे कि तापमान की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी केल्विन। अब यहाँ पर आपको 273 बर्फ का हो जाएगा और यहाँ पर बर्फ का जो हो जाएगा 273.15 केल्विन। इसके आगे पीछे यही आपको दे रखा है, देखिए ये फ़ारेनहाइट आपको दे रखा है, ये सेल्सियस आपको दे रखा है और ये यहाँ पर आर आपको दे रखा है। तो ये कुछ इस तरीके से, ये तीनों तो आपको डिलीट ही कर देना है क्योंकि ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकते। एक ही बचेगा फर्स्ट वाला, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो झरना है इसका नाम है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंजल फॉल्स दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है या जब सबसे बड़ा झरना है। वाटरफॉल आप याद रखिएगा, देखिए आपको जब भी एग्जाम में मिलता है तो आपको शुद्ध हिंदी दी जाती है वहां पर, ताकि आप कंफ्यूज हो। वाटरफॉल, झरना और जलप्रपात तीनों एक ही है, क्लियर है। और ये जो है वेनेजुएला, आपने नाम सुना होगा, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर ओरेनोको की सहायक नदी है केराओ। इस नदी की सहायक नदी चुरून नदी पर यह बेसिकली बना हुआ है। और इसकी जो ऊंचाई है ये कितनी है, क्योंकि ये सबसे ऊंचे झरना है, सबसे बड़ा झरना है, तो यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है ये जरूर से पूछी जाती है, 979 सेंटीमीटर, है ना। माफ कीजिएगा, मीटर आपकी रहेगी, ये मीटर रहेगी। 979 मीटर है इसकी ऊंचाई और गहराई ये 807 मीटर, क्लियर है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। अगर भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाले जलप्रपात की बात करें हम, ये क्या है, दुनिया का सबसे है एंजल फॉल्स, जो कि 979 मीटर ऊंचाई है इसकी। और चौड़ाई कितनी है, तो गहराई देखिए यहाँ पर ऊंचाई है 979 मीटर और गहराई है 807 मीटर। तो यहाँ पर आपको भारत का और देख लेना है कि भारत का सबसे ऊंचा से गिरने वाला या ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात कौन सा है। तो कूंची-कल है इसका नाम, कूंची-कल जलप्रपात है ये। और ये कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है, बेसिकली कर्नाटक। तो याद रखिएगा इन सभी के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है, या मुंडको उपनिषद में बेसिकली देखने को मिलता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। सत्यमेव जो जयते हैं ये आपको पता होना चाहिए, भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनेगा कि बताइए सत्यमेव जयते क्या है। तो ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है और भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में ये बेसिकली अंकित है, सत्यमेव जयते। ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और अथर्ववेद के मंत्र भाग के अंतर्गत ये बेसिकली आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है, ओलंपिक वाला क्वेश्चन है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हुए हैं। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का जो संबंध है ये हो जाएगा कुश्ती से। कुश्ती यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कुश्ती ओलंपिक जो है इन्होंने पदक जीता है कुश्ती में, ओलंपिक में। और 2012 आपको याद रखना है, 2012 में जब लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था, रजत पदक अपने नाम किया था सुशील कुमार ने कुश्ती में। और कुश्ती से संबंधित ये बेसिकली है, तो ये तो आपको क्लियर हो चुका है। इसके अलावा वर्ष 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम अब बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, इससे भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है। तो नर्मदा जो नदी निकलती है ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक अनूपपुर जिले से होता है, क्लियर है। और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड में इसका बेसिकली उद्गम स्थल है और भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी मानी जाती है।
पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा जो नदी है ये अलग अलग राज्यों से बहती है, जैसे कि मध्य प्रदेश से बहती हुई महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में ये बहती है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहे और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो ये पीटर्सबर्ग है। पीटर्सबर्ग यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में स्थित ये पीटर्सबर्ग है। और पीटर्सबर्ग जो शहर है ये दुनिया की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसी तरह से अगर मास्को की बात करें हम, तो रूस की राजधानी है मास्को। ओंटारियो कहाँ की है? तो ओंटारियो जो है ये अमेरिका का एक प्रांत है और लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचे झरना पाया जाता है? तो भारत में सबसे ऊंचे जो झरना है ये हमने बताया था आपको, कर्नाटक में है। क्लियर है। और यहाँ पर आपको नदी पूछा गया है कि किस नदी पर ये है। तो भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचे झरना पाया गया है? तो ये सरावती नदी है। सरावती नदी यहाँ पर पाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये कर्नाटक राज्य में बहती है सरावती नदी। और भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक है ये। और इस पर भारत का सबसे ऊंचा झरना जोग जलप्रपात जो है गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात बना हुआ है। पेरियार नदी की बात करें तो ये केरल में बहती है, पेरियार नदी। क्लियर है। और इसके अलावा कावेरी नदी जो है इसकी बात करें हम, तो कावेरी नदी का जो उद्गम हुआ है ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से ये बेसिकली निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या होता है? तो मौलिक अधिकारों में समानता का जो अधिकार है ये है कानून के समक्ष सभी लोग समान है। ये बेसिकली होता है समानता का अधिकार। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कानून के अनुसार मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ यही कि कानूनों के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, अर्थात कानून विभेद का निषेध करता है। और इसका विवरण भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार शीर्षक है अनुच्छेद 14 से 18 भारत के संविधान में उल्लेखित है। अनुच्छेद 14 से 18 में, तो अनुच्छेद 14 से 18 यही कहता है कि समानता का जो अधिकार है इसके बारे में उल्लेख है और कानून सभी को समान एक समान जो है ये मानता है। तो समानता के अधिकार का जो प्रावधान है अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का जो निर्माण किया था यह किया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ध्यान रखिएगा, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया। नरसिंह वर्मन जो द्वितीय है, क्लियर है, इसे राम मल्ला के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? राम। देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसको किस नाम से? राजा मल्ला, है ना, राजा मल्ला के नाम से जाना जाता है। राजा मल्ला के नाम से जाना जाता था। पल्लव वंश का शासक था ये, पल्लव वंश का शासक था। और इसने करीबन 600 या 695 से 720 के समथिंग तक शासन आई थिंक किया था। महाबलीपुरम जो है मामल्लपुरम के नाम से सुना जाता है। यहाँ पर किसका जिक्र ज़्यादातर देखने को मिलता है महाबलीपुरम में? तो रथ मंदिर जो थे इनका बेसिकली यहाँ पर जिक्र ज़्यादातर होता है आपका। तो महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर का निर्माण करवाया था ये इसने ही करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था महाबलीपुरम के प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण। तो रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने और समुद्र तट का निर्माण करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, अलग अलग आप याद रखिएगा। अब गाइज यहाँ पर देखिए हम आपको लगातार क्वेश्चंस कवर करवाते चल रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक भी आप करते चलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी आप करके रखिएगा ताकि आगे आने वाले दिनों में और भी जो एडवांस वीडियोज आपको मिलेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, देश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। किसको दी गई धार्मिक स्वतंत्रता? तो ये दी गई सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आप करेगा। भारत का जो संविधान है इसमें कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 25 से 28 ये जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्लियर है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है? तो ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, याद रखिएगा। और ये जो है ये जो मिट्टी पाई जाती है ये कहाँ पर पाई जाती है? दक्कन का जो पठार है इसके पूर्वी और दक्षिण जो जैसे कि दक्षिणी भाग है उड़ीसा, झारखंड और मध्य गंगा जो मैदान है दक्षिण भाग बेसिकली यहाँ पर ये देखने को मिलती है। इसमें मेन रूप से लोहा और एल्यूमिनियम, इसके अलावा चूना जो होता है ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। और ये जो मिट्टी होती है ये अत्यंत रूप से रंध्रयुक्त बेसिकली इसको बोल सकते हैं लाल पीली मिट्टी को, लाल मिट्टी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, पहली सार्वभौमिक परिषद कब भरी गई थी? पहली सार्वभौमिक परिषद जो भरी गई थी ये भरी गई थी 1893 में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। डी करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ क्या है? तो दीर्घकालिक योजना इसको बोला जाता है। वैकल्पिक कार्यक्रम अर्थशास्त्र में दीर्घकालिक योजना होता है। फर्स्ट ऑप्शन
यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा लघु अवधि जो योजना है ये अल्प समय के लिए होती है, करीबन 1 साल के लिए या 1 साल से कम वर्ष के लिए। वार्षिक योजना 1 साल के लिए होती है और लघु अवधि योजना 1 साल से कम के लिए होती है। स्लाइडिंग जो योजना होती है आवश्यकता अनुसार समय व उद्देश्य बदलते इसके रहते हैं, और जो वैकल्पिक कार्यक्रम का अर्थ होता है ये दीर्घकालिक योजना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस मीनार में पाई जाती है? नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा है ये देखने को मिलती है कहाँ पर? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नर्तकी के कांस्य प्रतिमा मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त हुई थी, आपको पता होना चाहिए। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। क्लियर है? मोहनजोदड़ो आप सभी को बताइए। यहाँ से सिंधु जो घाटी सभ्यता है इसमें अनोखे अवशेष प्राप्त हुए थे, काफी सारे अवशेष मिले इसकी खुदाई में। और इसकी जो खोज की थी ये राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के देश से देश तक घूमता है। शुक्र ग्रह जो है ये अपने देश से देश तक घूमता है। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका रहेगा पूर्व से पश्चिम तक, यानी कि सूर्य अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम तक घूमता है। आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सूर्य जो है, शुक्र जो है सूर्य से दूसरा ग्रह बेसिकली ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है सुरक्षित। सुरक्षित यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, उसको धर्मनिरपेक्ष बोला जाता है। और राज्य सभी धर्मों का सम्मान, सभी धर्म के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। क्लियर है? राज्य न किसी धर्म को अपनाता है और न ही किसी धर्म का अनादर करता है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो 42वां संविधान संशोधन है इसके माध्यम से धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा धर्मनिरपेक्षता यही है। राज्य का क्या अर्थ है? तो सुरक्षित ये होता है, यानी कि उसका कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त जो प्रणाली है इसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था की किस प्रकार की प्रणाली है? तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र जो दोनों होते हैं, दोनों की इसमें सहभागिता होती है। एक तरह से हम कहें तो सरकार और निजी क्षेत्र जो होते हैं साथ साथ अर्थव्यवस्था पर बेसिकली कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण रखते हैं उस पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजी अर्थव्यवस्था, इसकी अगर अपन बात करें तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो पूरा कंट्रोल होता है और पूरा जो काम करने का तरीका होता है या फिर कंट्रोल होता है ये सरकार का होता है। पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है इसमें सारा जो कंट्रोल होता है ये निजी व्यक्ति का होता है। ध्यान रखिएगा, सरकार का इसमें कम से कम काम होता है, कम से कम दखलंदाजी इसमें होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का राज्यपाल कौन है? तो राज्य का जो राज्यपाल है ये कौन है? मंत्री परिषद, संसद और कैबिनेट या फिर संसदीय समिति? राज्य का राज्यपाल कैबिनेट, यानी कि आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य का प्रमुख कैबिनेट मंत्री होते हैं। राज्य का प्रमुख जो होता है कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल कहा जाता है। और कैबिनेट जो मंत्रिमंडल होता है इसके विभागों के प्रमुख होते हैं और राज्य के मुख्य शासक होते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट करेक्ट आंसर रहेगा। दुनिया का देश सर्वोच्च शिखर है। दुनिया का देश सर्वोच्च शिखर है, याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दुनिया का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये अब कितनी हो चुकी है? 8,849 मीटर। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है ये? तो नेपाल चीन सीमा पर, नेपाल में स्थित एक पर्वत है ये। अगर अपन बात करें कंचनजंगा पर्वत की, तो कंचनजंगा इसका नाम है, याद रखिएगा। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है? किलीमंजारो की बात करें तो किलीमंजारो जो है ये ज्वालामुखी चोटी है, जो कहाँ पर है? ये तंजानिया में, तंजानिया देश में ये देखने को मिलती है। तो ये आप याद रखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? ये आधा लीली है, आधा लीली। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति जो है ये आधा लीली है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। हाफ लोट्स या आधा लीली इसको कहा जाता है। अर्ध पद्मासन भी इसको हम बोल सकते हैं। आधा लीली आसन श्रेणी जो होती है टांगों और टखने की जो आसपास की मांसपेशियां हैं इसको फैलाता है, और ये जो योग है शरीर और मन को एकाग्र करने का काम करता है। तो यहाँ से हमारा आधा लीली या अर्ध हाफ लोटस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, यदि संसद अनुमोदन नहीं करती तो अध्यादेश की अवधि अधिकतम अवधि डेज है? तो 6 महीने और 6 सप्ताह। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अध्यादेश ऐसे कानून होते हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 123 अनुच्छेद 123 के द्वारा प्रख्यापित
किया जाता है और इसका संसद के अधिनियम जैसा प्रभाव बेसिकली देखने को मिलता है। तो यहाँ से 6 महीने 6 सप्ताह करेक्ट आंसर रहेगा। वस्तुकला में पंचायत शैली शब्द से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये पंचायत जो शैली है मंदिरों से रिलेटेड है, मंदिर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आर्टफिस्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कंपनी किस कंपनी से जुड़ा है? तो ये विश्व चैलेंज कप से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों की परिषद भी इसको कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्लिक कर देंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राज्यों की परिषद को या राज्य परिषद को राज्यों की परिषद भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है। तो एक मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहा जाता है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहां से ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइडर शब्द किस खेल से संबंधित है? राइडर जो शब्द है ये हो जाएगा कबड्डी से रिलेटेड। कबड्डी, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए, ये जो क्रिकेट शब्द है, क्रिकेट जैसे कि बल्ले से रिलेटेड है। क्रिकेट में बल्ला होता है, गेंदबाज और गेंदबाज होते हैं। ठीक उसी प्रकार कबड्डी में भी दो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें एक राइडर बोला जाता है, एक डिफेंडर बोला जाता है ना। तो उसी वही होता है ये राइडर। तो कबड्डी आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो खजुराहो में कंदरिया महादेव जो मंदिर है ये भगवान शंकर को समर्पित है। क्लियर है? महादेव को समर्पित है या भगवान शंकर को समर्पित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये जो मूलतः भगवान शिव को समर्पित है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था 999 में करवाया गया था, 999 ईस्वी में, और राजा धंगदेव चंदेल ने करवाया था इसके निर्माण। स्थानीय जो मान्यता है इसके अकॉर्डिंग कंदरिया महादेव का जो नामकरण है भगवान शिव के एक नाम कंदर्पी के नाम पर रखा गया था और इसे भगवान शिव का आध्यात्मिक निवास भी माना जाता है एक मान्यता के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? वित्तीय जो सहायता है ये रिजर्व बैंक के द्वारा कंट्रोल या नियंत्रित की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये देश का सबसे बड़ा बैंक है, देश का केंद्रीय बैंक है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। क्लियर है? मौद्रिक व वित्तीय नियंत्रण आरबीआई का मुख्य काम होता है और देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। ये विनिमय दर नियंत्रित करना होता है इसका काम, और बैंकों का बैंक ये होता है, बैंकों का बैंक भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा साख नियंत्रण कर देश में मुद्रा की मांग पूर्ति के संतुलन को स्थापित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है आरबीआई का। तो याद रखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके 2 साल बाद इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। स्टार्टिंग में 1935 में इसका मुख्यालय कोलकाता में था। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हर एक चीज हम डिटेल के साथ बता रहे हैं आपको। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चंस जो है इस वीडियो में कवर आपको करवा दिए हैं। अब आगे हम और सेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के रहेंगे। कम से कम 4-5 हम और लगाएंगे, आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आपका पेपर आ रहा है और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे की तैयारी आपको फिर करवाएंगे। नए नए जो लेटेस्ट पेपर है और टेस्ट लगाएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर सारे के सारे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। अब इस वीडियो में आपने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 50 में से एटलीस्ट आपने, हमें उम्मीद है कि 30 तो कर ही लिए होंगे। तो आप जरूर से कमेंट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना स्कोर आपका हुआ है। जल्दी से कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोग ज़्यादा हमारे साथ जुड़ पाए और हम एडवांस तरीके से आपको तैयारी करवा पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।